दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बेसल नॉर्म्स के बारे में। तो देखिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसका मजबूत होना नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बेसल नॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था बेसल नॉर्म्स के द्वारा, ताकि बैंकों के जो स्ट्रक्चर है उसको डूबने से बचाया जा सके। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, यूजीसी नेट में भी आया हुआ है, पीजीडी में भी आया हुआ है, सीयूईटी में भी आया हुआ है। तो ये वाला कुछ चैप्टर हम आपको कवर करा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने 1974 में एक मीटिंग की। वो स्विट्जरलैंड में एक जगह का नाम है बेसल, और वहां पे कुछ नियम, कुछ नीतियां, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जो सभी बैंकों पे लागू होने के लिए एक तरीके से मतलब उन्होंने नियम बना दिए। अब कोई देश माने या ना माने वो उस पर छोड़ दिया गया, लेकिन ये वो नियम है जो किसी भी देश के बैंकिंग स्ट्रक्चर को डूबने से बचाने के लिए बनाया गया। यानी कि कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की बात की गई बेसल में, जिसके द्वारा किसी भी इकोनॉमी में बैंकिंग स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, या हम कह सकते हैं कि बैंकिंग स्ट्रक्चर को डूबने से बचाया जा सके। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो बेसल नॉर्म्स है उसकी एक बैठक हुई थी जो कि स्विट्जरलैंड के शहर बेसन में हुई थी। वहां पर 1974 में कुछ मापदंड डिसाइड किए गए ताकि बैंक की आपातकालीन स्थिति में बैंकों को क्लैप्स होने से बचाया जा सके। उसी को हम बोलते हैं बेसल नॉर्म्स। वर्तमान में बीसीएससी का मतलब है बैंकिंग पर्यवेक्षक पर बेसल समिति। इसमें 45 सदस्य हैं। 1914 तक इसके अंदर 45 सदस्य जुड़ चुके थे। तो बेसिकली इंडिया भी बेसल 3 नॉर्म्स का पालन करता है। बेसल 1, बेसल 2 इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस वाली वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो केवल और केवल बेसल 3 के नॉर्म्स पे ही रहने वाला है। तो बेसल समझौता केंद्रीय बैंकों का एक समूह बैंकिंग पर्यवेक्षक पर बैंकिंग समिति द्वारा किया जाता है, और इस समिति के अंदर 3 पहले मैंने आपको बताया बेसल नॉर्म्स आए। बेसल 1 आया था 1988 में। बेसल 2 आया था 2004 में, जब आप कह सकते हो एक तरीके से 1998 की रिसेशन ने पूरी की पूरी विश्व इकोनॉमी को तबाह कर दिया। तो बैंकों को लगा कि भाई कुछ चेंज जरूरी है। उसके बाद ये तो 2002-4 में आया था। उसके बाद बेसल 3 आया था मंदी के बाद, यानी कि 2008 का जो रिसेशन आया था उसके बाद एक नई रेगुलेशन बनाई जिसको हम बोलते हैं बेसल 3। यानी कि अब तक हम कह सकते हैं कि 3 तरीके के बेसल नॉर्म्स जारी हो चुके हैं। बेसल 1 जो कि आया था हमारा 1988 में, बेसल 2 जो कि आया था 2004 में, और बेसल 3 जो कि आया है 2010 के अंदर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार बेसल नॉर्म्स हमें अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तो आपने ये क्लियर कर लिया कि बैंकों से रिलेटेड जो लॉ है, जो कानून है, जो नियम कायदे हैं, उनको बेसल्स लॉ बोलते हैं। बेसल्स लॉ बनाया गया था 1974 में, और स्विट्जरलैंड के अंदर इसके अभी तक 3 वो आ चुके हैं, मतलब बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। और बेसल नॉर्म की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए, जब कोई बैंक लोन देती है, क्योंकि बैंक द्वारा दिए गए लोन, देखिए जो बैंक लोन देती है, बैंक का काम क्या है मैं आपको यहां समझा देता हूं, बहुत आराम से समझिएगा। बैंक का काम क्या है? बैंक का काम क्या है? बैंक का काम 2 मेन मान ले जाते हैं। एक तो जमा स्वीकारना और जो ऋण देना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बैंक पूलिंग करती है, बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर कुछ लोगों को लोन के रूप में वो पैसा दे देती है। अब ये जो ऋण दिया गया है, अगर ये मान लीजिए किसी भी वजह से इसके अंदर डिफॉल्ट आ जाए, ये इसके आप कह सकते हैं अगर ये ऋण वसूलने में बैंक फेल हो जाए, ऋण वसूली में बैंक क्या कर जाए, फेल हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जमा स्वीकार करने वाला भी जमा नहीं करेंगे, और जब जमा नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी इकोनॉमी में पैसे का एकत्रीकरण नहीं होगा, और इस तरीके से पूंजी निर्माण की प्रक्रिया कोलैप्स कर जाएगी। इसीलिए मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि भारत में बैंकिंग सेक्टर नहीं डूबेगा, क्योंकि सरकार बचाएगी। देखिए, अगर कोई भी शेड्यूल बैंक, एक भी शेड्यूल बैंक को नुकसान पहुंचता है, देखिए अनशेड्यूल बैंकों को तो आरबीआई बचाती नहीं है, वो तो मर्जर कर देती है, लेकिन शेड्यूल बैंक के अंदर अगर कोई परेशानी आती है तो कुछ समय के लिए ट्रांजैक्शन रुक जाता है, लेकिन अगर एक बैंक भी डूब जाती है तो उसका बुरा असर सभी की सभी बैंकों पे पड़ेगा। इसीलिए
कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए जिसको हम बोलते हैं बेसल नॉर्म्स के। बेसल नॉर्म्स का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हर बैंक को पालन करना अनिवार्य रूप से जरूरी है। तो इसके अंदर कई, देखिए बैंक जब लोन देती है तो कई तरीके के लोन बैंक देती है, कुछ रिस्की होते हैं, कुछ बहुत रिस्की होते हैं, कुछ कम रिस्की होते हैं। तो रिस्की, कम रिस्की और जो जो बहुत ज्यादा रिस्की हैं, उसके लिए बैंकों के पास एक पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति ये फेल हो जाए तो बैंक अपनी उस पूंजी से जमाकर्ताओं के पैसे को दे सके। यानी कि यहां पर बात की गई है कि बैंकों के पास क्या होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, तरलता होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अगर बैंक ऋणों की वसूली करने में फेल हो जाता है तो जो व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने बैंक के पास पैसा जमा कराया है, जरूरत पड़ने पर उसको पैसा वापस मिल सके। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए किसी भी इकोनॉमी में अगर पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा तो कोई भी पैसा जमा नहीं कराएगा। यानी कि बात सारी ये है कि बैंक लोन दे रही है, लोन में अलग अलग तरीके के रिस्क है, कोई बहुत रिस्की है। अगर कभी वो बैंक वसूली में फेल हो जाती है तो जमा करता भी पैसा जमा नहीं करेगा, और वो पैसा अगर जमा करता जमा नहीं करेगा तो बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए बात की गई पूंजी की, यानी कितना पूंजी बैंकों को अपने पास रखनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर बैंक इस घपले से, या कह सकते हो इस मुसीबत से बाहर आ सके। यहां पे बेसिकली यहां बात की गई है, यानी कि अच्छा ये वाला पॉइंट था हमारा भी। हाँ, हम यहां पे थे कि बैंक कई श्रेणियों में ऋण देती है तथा कई तरीके के जोखिम उठाती है। बेसल नॉर्म्स का बेसिकली मतलब ये हुआ कि बैंक को कितनी पूंजी रखनी चाहिए रिस्क के अगेंस्ट में, ताकि कभी भी बैंक में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर बैंकिंग में कभी कोई कोलैप्स आता भी है तो वो बैंक उसको दूर करके सडनली वहां से बाहर निकल आए। एक तरीके से आप कह सकते हो हानि को अवशोषित कर सके। हानि को अवशोषित करने का मतलब है कि जो हानि बैंक को हुई है उससे बैंक बाहर निकल सके, बेसिकली मतलब यही है। तो अभी तक देखिए आपने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने क्या क्या समझाया, मैं आपको एक बार पॉइंट वाइज बता देता हूं। सबसे पहले हमने बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश की कि बेसल नॉर्म्स अभी तक 3 आ चुके हैं, जिसमें से बेसल बनाने की वजह ये थी ताकि बैंकों को अपने लोन के अगेंस्ट में एक पूंजी की रखे, ताकि जरूरत पड़ने पर बैंक अपने लोन को वापस कर सके। यानी एक तरीके से हम कह सकते हो कि जो जरूरत पड़े बैंक उसको अपने कंपनसेट कर सके। तो ये बेसिकली बात है। तो दोस्तों अब तक हमने ये समझ लिया है कि बेसल नॉर्म्स का मतलब है कि हमें अलग अलग रेशो पूंजी के रूप में रखने पड़ेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर हम अपने जो जमाकर्ताओं ने पैसा जमा किया है, अगर कभी बैंक किसी को लोन देती है और वो वापस नहीं करता तो उसको रिस्क से बचा जा सके। तो बेसल 3 दिशा निर्देश 2010 में प्रकाशित किए गए। 2008 के जो वित्तीय संकट आया था वो इसका जवाब था। और इसके अंदर क्या बात की गई, सबसे पहले पूंजी की बात की गई, यानी कि इतनी पूंजी होनी चाहिए ताकि बैंक जो जमा करता है उसके पैसे को वापस किया जा सके। साथ ही साथ उसके अंदर लीवरेज होना चाहिए, फंडिंग की बात की गई, और तरलता। इन 4 चीजों पे उसके नॉर्म्स बनाए गए। और बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो बैंकिंग स्ट्रक्चर को एक तरीके से आप कह सकते हो ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप करना रहा है। मैं आपको एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला इसके अंदर आप देखिए, यहां से आप की पॉइंट है आपके, ये सब बहुत जरूरी है, आप बहुत जरूरी अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। सबसे पहला है पूंजी पर्याप्तता अनुपात। इसको आप समझिए, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का मतलब है कि कुल पूंजी, यानी कि जो बैंकों की कुल पूंजी है, जिसको कि हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। मैं आपको बताऊंगा टीयर 1 टीयर 2 में क्या आता है। तो बैंकों की 2 तरीके की पूंजी है और डिवाइड करते हैं जोखिम भरित संपत्ति इंटू 100। मैं इस फार्मूले में वापस आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि T1 क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा T2 क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा जोखिम भरित संपत्ति क्या है, फिर मैं आपको इस फार्मूले के पास वापस आऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्म्स क्या क्या रखे हुए हैं, बेसल नॉर्म्स 3 में क्या क्या नॉर्म्स रखे हुए हैं और इंडिया के अंदर कौन कौन से नॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल पूंजी की। कुल पूंजी की दृष्टि से जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसने 2 हिस्सों में पूंजी को बांटा गया है। एक है टीयर 1 और दूसरा है टीयर 2। टीयर 2 का देखिए समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया लोन लेके। मान लीजिए मैंने क्या किया, 100 करोड़ का, या चलिए 100 करोड़ ज्यादा हो गया, 10 लाख रुपए का मैंने लोन लिया। ये मैंने मान लीजिए लोन लिया है, मैंने लिया है लोन। तो मैंने क्या किया है, 2 तरीके की संपत्ति रखी हुई है। एक तो वो जिसको मान लीजिए कभी मुझे लोन वापस करना पड़ गया तो लोन तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन एक तो तरीका ये है कि मैं लोन वापस कर दूंगा लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मुझे क्या अपनी एफडी तोड़वानी पड़ेगी,
या मुझे जो मैंने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है मैं उससे वापस कर दूंगा। तो उससे क्या है, मैं पैसा तो वापस कर दूंगा लेकिन मेरे को कोई स्ट्रेच नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है कि मान लो आपने लोन आया, लोन नहीं चुकाने की वजह से आपको अपना मकान बेचना पड़ गया, आपका घर बेचना पड़ गया, आपको दुकान बेचनी पड़ गई, तो स्ट्रेस आएगा। तो बेसिकली T1 का मतलब है वो पूंजी जिसमें बैंकों के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आए, और T2 का मतलब वो पूंजी जिसके ऊपर बैंकों के ऊपर स्ट्रेस आ जाए, जिसको कि हम कोर कैपिटल के नाम से जानते हैं टीयर 1 को, और सप्लीमेंट्री कैपिटल बोलते हैं टीयर 2 को। तो कोर कैपिटल का मतलब है कि बैंकों को अगर कभी जमाकर्ता के पैसे को वापस करना पड़ जाए, क्योंकि डिफॉल्टर ने पैसा वापस नहीं किया इसलिए बैंकों को जमाकर्ता के पैसे को वापस करना पड़ेगा। लेकिन टीयर 1 के अंदर वो पूंजी आती है जिसमें बैंक पैसे को वापस भी कर दे और बैंकों के ऊपर कोई स्ट्रेस भी ना आए। ऐसा ना होगा कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाए, बैंकों को बंद करना पड़े, ऐसा नहीं होगा। बैंक पैसा वापस कर देगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खुशी खुशी वापस कर देंगे, कोई बात नहीं, हमारा डूबा डूबा, लेकिन हमारे पास इतना पैसा रखा हुआ है रिजर्व में कि हम कभी भी आपका पैसा वापस कर देंगे। उसको बोलते हैं टीयर 1 पूंजी। यानी कि बैंक के पास पड़ी जमा संपत्ति इसे अपने परिचालन को बंद किए बिना किसी भी झटके को अवशोषित करने में मदद कर सकती है। यानी कि वो पैसा जिसके, देखिए थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज हिंदी में लिखी हुई है लेकिन आप समझ लीजिए। अवशोषित का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। अगर कोई शौक आता है बैंकों के ऊपर तो उसको एक तरीके ऑब्जर्व कर सकती है, उसको पचा सकती है, उसको समा सकती है। और कैसे समा सकती है दोस्तों? अपने परिचालन को बंद किए बिना, यानी कि बैंकों को अपना परिचालन बंद करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद भी इस पैसे के माध्यम से बैंक अपने जो भी उसको झटका लगा है, जो भी इसको शॉक लगा है, उससे उसको उभरने में उभर सकती है। तो एक तो ये समझ लीजिए। इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब है बैंक ने जो इक्विटी जारी की है, जैसे मान लीजिए HDFC बैंक है तो HDFC बैंक की जो इक्विटी है वो एक उसकी पूंजी है। दूसरा, बैंकों के पास कोई रिजर्व रखा हुआ है, वो इसके अंदर आता है। रिजर्व पैसे से को दे देगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बैंकों को कोई संपत्ति है जिसको बेचकर बैंक जो है वो पैसे का भुगतान कर सकती है। बैंकों के पास मान लीजिए कोई प्लॉट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कोई जमीन पड़ी हुई है, कोई गोल्ड पड़ा हुआ है, बैंक बेच देगी, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। यानी कि इसके अंदर जो बेसिकली आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है? रिजर्व में कोई पैसा पड़ा है, बैंकों के पास कोई संपत्ति पड़ी हुई है, बैंकों ने कोई की जो इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी शेयर, आप याद रखिएगा। तो टीयर 1 के अंदर बेसिकली वो आते हैं जिसके पेमेंट करने के बाद अगर कोई बैंकिंग शॉक आता है तो बैंकिंग इससे पेमेंट कर देगी, लेकिन इससे बैंकों के ऑपरेशन पर किसी भी तरीके का बुरा असर नहीं पड़ेगा। टीयर 2 में वो आती है जिसमें बैंकों को अगर झटका लगता है तो बैंक उससे भी पेमेंट कर देगी, लेकिन इससे बैंकों का परिचालन बंद हो सकता है। अगर मान लीजिए आप कोई ऑफिस चला रहे हो, आप कोई कंपनी चला रहे हो, तो आपको 1-2 लाख रुपए तो अपने अकाउंट में रखना ही पड़ेगा ताकि जरूरत पड़ने पर आप पेमेंट कर सको। उससे आपका कभी भी मान लीजिए 1 लाख 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए, कोई दिक्कत आ गई, 1 लाख रुपए देने की पेमेंट करनी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा है ही नहीं तो दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत आएगी कि आपको मान लीजिए अपनी कुर्सी बेचनी पड़ सकती है, अपनी मेज बेचनी पड़ सकती है। पेमेंट आप कर दोगे लेकिन आपको दिक्कत तो हो सकती है ना। तो टीयर 2 में क्या आएगा? टीयर 2 के अंदर है, इसमें उन संपत्तियों को शामिल किया जाता है जो झटके को अवशोषित तो कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, परंतु इससे परिचालन क्या हो जाएगा? बंद होने का संदेह बना रहेगा, यानी कि परिचालन जो है वो बंद रहेगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? अघोषित भंडार, जिसको भंडार किया गया है, अधीनस्थ ऋण, हाइब्रिड एवं उपकरण, सामान्य रिजर्व, ऋण रिजर्व और पुनः मूल्यांकन रिजर्व। तो बेसिकली मैं उम्मीद करता हूं कि आपको T1 और T2 और समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। T1 पूंजी है, T2 भी पूंजी है, दोनों में ही पूंजी है, लेकिन ये वो पूंजी है जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा है, और ये आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है बल्कि आपके पास एक तरीके से आप कह सकते हो जरूरी पूंजी है। अगर आप इससे पेमेंट करते हो तो आपका जो ऑपरेशन है, जो परिचालन हो रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने T2 से पेमेंट किया तो आपका पेमेंट तो आप कर दोगे, लेकिन इससे क्या होगा? जो आपका परिचालन है, जो आप ऑपरेशन कर रहे हो, जो आप कंपनी चला रहे हो, जो बैंक चला रहे हो, वो बंद होने की कगार पर आ सकती है। यानी कि ये वो पैसा है जो बैंकों के पास रखा हुआ है, लेकिन इससे अगर आपने पेमेंट की तो आपका परिचालन बंद हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला है जोखिम भरित संपत्ति। जोखिम भरित संपत्ति का क्या मतलब है? देखिए यहां पे मैं आपको भी बता रहा हूं, बैंकों ने क्या किया? 4 लोगों को लोन दिया, गवर्नमेंट को लोन दिया, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे हो। इसमें रिस्क कितना है? बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। कॉर्पोरेट
हाउसेस को लोन दिया है 1 लाख रुपए का जिसमें रिस्क 10% है, हम ये मान के चल रहे हैं सिंपल एग्जांपल के लिए। होम लोन 1 लाख रुपए दिया जिसमें 50% रिस्क है, और क्रेडिट कार्ड दिया जिसमें 100% रिस्क है। तो इसका मतलब है कि रिस्क की बात करें तो इसके अंदर है, इसको बोलते हैं रिस्क वेटेड एवरेज, ठीक है, सॉरी रिस्क वेटेड एसेट्स RWA। तो इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है भाई। 1 लाख का 10% रिस्क में, इसका मतलब 10,000 रुपए रिस्क में। 1 लाख का 50% यानी कि 50,000 रुपए रिस्क में है, और यहां पे पूरा का पूरा 1 लाख रुपए रिस्क में है। यानी कि कुल जो आपने लोन दिया है संपत्ति, क्योंकि बैंकों द्वारा दिया गया ऋण बैंकों की संपत्ति होती है, कुल संपत्ति 4 लाख रुपए है, और इसमें से जो रिस्की है वो 1,60,000 है। तो जो RWA रिस्क वेटेड एसेट्स, इसको बोलेंगे हम 1,60,000, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1,60,000 है उसको बोलेंगे रिस्क वेटेड एसेट्स, जोखिम भरित पूंजी। यानी कि बैंक जो ऋण देती है बैंकों की संपत्ति होती है, तथा अलग अलग ऋण में जोखिम अलग अलग होता है। इस जोखिम को भरित औसत को हम बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स। अब हम अपने उसी वाले फार्मूले वापस आते हैं। फार्मूला क्या है हमारा? CAR इक्वल टू Tier 1 प्लस Tier 2 पूंजी अपॉन जोखिम भरित संपत्ति। यानी कि इसको बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशो। कैपिटल एडुकेसी रेशो बताता है कि बैंकों के द्वारा जो भी लोन दिया गया है, जो भी भरित संपत्ति ऋण दिया गया है, उसका औसतन कितनी परसेंटेज पूंजी बैंकों के पास रिजर्व के रूप में रखी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशो। मैं यहां पे एक बार आपको लैंग्वेज फिर से पढ़ा देता हूं। बेसिकली इसका क्या मतलब है, अच्छा यहां पे फॉर्म वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता दिया है, वही सब इसका मीनिंग है। यानी कि बेसल नॉर्म्स कहता है कि व्यापारिक बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को, या बैंकों को हम कह सकते हो, अपनी कुल पूंजी का 8% CAR में रखना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर बैंक ने क्या जो रिस्की एसेट्स है, रिस्की वेटेज एसेट्स है, अगर 1 लाख रुपए का उसने लोन दिया है रिस्की वाला, तो उसको अपनी पूंजी रखनी पड़ेगी Tier 1 और Tier 2 दोनों मिलाकर 8,000 का। 8% का मतलब है 8,000 रुपए। कैसे निकाला 8%? यानी कि हमें रखना पड़ेगा 8% किसका? पूंजी का, Tier 1 प्लस Tier 2 मिलाकर किसका? 1 लाख का। यानी कि अगर 2 लाख है तो 16,000, जैसा कि यहां पे हमें लिखा हुआ 1,60,000 है, तो उसको लगभग 12,600 रुपए समथिंग अपना जो संपत्ति है, संपत्ति नहीं पूंजी, उसको अपने पास रखनी पड़ेगी Tier 1 और Tier 2 के रूप में, ताकि क्योंकि अगर कभी कोई रिस्क रहता है तो बैंक अपने इस पैसे से उस रिस्क को, उस नुकसान की भरपाई कर सके, ताकि जमाकर्ताओं का पैसा ना डूबे। अब भारत की बात करें तो भारत भी इसको लागू करता है। भारत का जो नॉर्म्स कहता है उसमें कहता है कि भारतीय बैंकों में जो बैंक है उनको 9% CAR रखना पड़ेगा, और 12% रखा गया है पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए। यानी कि RBI नॉर्म्स कहता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो 12% रखेंगी CAR में, कैपिटल एडुकेशन रेशियो में, और जो नॉन पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 9% रखेंगे। यानी कि भारत जो है वो बेसल नॉर्म्स से ऊपर चला गया। बेसल नॉर्म्स कहता है कि 8% रखना चाहिए, भारत कहता है कि हम 8 नहीं 9% रखेंगे। अब 9% में भी जो अभी हम यहां की बात कर रहे हैं, 8% जो हम उसकी बात करें, 8% में भी 6% रखना पड़ेगा Tier 1 में से, और 2% रखना पड़ेगा Tier 2 में से। मैं आपको देखिए यहां पे समझा देता हूं एक बार आपको, कि हमने बताया कि कैपिटल एडुकेशन रेशियो कितना है। कैपिटल एडुकेशन रेशियो है 8%, इसमें से Tier 1 में रखना पड़ेगा 6% और Tier 2 का रखना पड़ेगा 2%। इस तरीके की बात बेसल नॉर्म्स के द्वारा की गई है। इसमें से भी हमने आपको बताया 4.5% इक्विटी रखी जाएगी, और 1.5% जो अदर रिजर्व है उसमें से पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपको सारे के सारे की पॉइंट्स याद रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि CAR का फॉर्मूला क्या है, आपको याद रखना है कि इससे आप कह सकते हो एक तरीके से Tier 1 क्या हो, संपत्ति क्या है, Tier 2 पूंजी क्या है, रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है, ये सब आपको की पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो 8% से बैंकों का मतलब जो 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 कमेटी है बेसल नॉर्म से उसका मन नहीं भरा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो भैया जो जमा करता है उसके पैसे को और सिक्योर करना है। तो उन्होंने एक और चीज वो लेकर आई जिसको हम बोलते हैं पूंजी संरक्षण बफर, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। इसका मतलब 8% तो रखना ही रखना है, लेकिन आपको 2.5% और रखना है ताकि आपका पैसा रिस्क जो जो जमा करता है उसके पैसे से रिस्क से बचाया जा सके। यानी कि पूंजी संरक्षण बफर, सीसीबी बोलते हैं इसको, बैंकों के लिए तनावपूर्ण स्थिति में बाहर निकलने के लिए आवश्यक, ताकि न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का उल्लंघन ना हो सके। और सीबीबी जो है वो भी इस वेटेज का ही है जो हमने आपको बताया था। अरे भाई, रिस्क वेटेज एसेट्स का 2.5% है और इसको टीयर 1 पूंजी से ही लिया जाएगा, किसी और से नहीं लिया जाएगा। तो मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं बात, कहानी क्या चल रही है। कहानी ये चल रही है कि हाँ, मैं यहां से शुरू से बताता हूं आपको। कहानी ये चल रही है कि जो 8% है वो रखना पड़ेगा CAR में, जिसमें से 6% रहेगा T1 में से और 2% रहेगा T2 में से, प्लस 2.5% रहेगा CCR में, और ये केवल और केवल T1 से रहेगा, T2 से नहीं रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि कुल मिलाकर बैंकों को 10.5% रखना है अपनी जो वेटेज लोन है, यानी कि जो रिस्की लोन दिया गया है बैंकों के द्वारा उसके रिस्क के वेटेज के अनुपात में 10.5% रखना पड़ेगा उनको, जिसमें से 2 हिस्से बना दिए गए, एक बना दिया CAR, एक बना दिएगा CCR। ठीक है, आपको फार्मूला तो पता ही है ऑलरेडी कि इसके अंदर क्या आता है। इसके अंदर T1 और T2 दोनों आते हैं और इसके अंदर केवल T1 आएगा और कुछ नहीं आएगा, यानी कि पूंजी आएगी केवल T1 वाली जो कि 2.5% है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल T1 का 8.5% आपको T1 का में रखना पड़ेगा और केवल 2% आपको रखना पड़ेगा T2 में। इस तरीके की बात की गई है, ये प्रोविजन दोस्तों किए गए। इसके अलावा काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, एक और चीज बनाई गई, इसके ऊपर बनाया गया। हालांकि ये वाला अनिवार्य नहीं है, लेकिन बनाया तो गया ही है। इसके अंदर भी अगर कभी कोई बिजनेस साइकिल आता है, देखिए मंदी की स्थिति जब आती है तो मंदी की स्थिति में जो पेमेंट करने वाले हैं वो पेमेंट करना बंद कर देते हैं, लेकिन लोन जो पेमेंट करने वाला है वो पेमेंट नहीं करता है। साफ सीधी सरल सी भाषा है। तो उस स्थिति में डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नॉर्मली कंडीशन में वो पेमेंट कर देता, लेकिन क्योंकि रिसेशन आ चुका है, क्योंकि मंदी आ चुकी है, इसलिए वो पेमेंट नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए भी बेसल द्वारा प्रोविजन किया गया है। इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि 0% से 2.5% के बीच में आपको पैसा रखना है बफर स्टॉक में। ये भी उसी का है, एक तरीके से आप कह सकते हो WAR का 2.5% है। यानी कि काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर वह पूंजी जिसे बैंक द्वारा व्यापार चक्र से संबंधित जोखिमों को पूरा करने के लिए रखा जाएगा। यानी कि कभी कोई बिजनेस साइकिल आता है, कभी मंदी आ जाती है, तो मंदी की स्थिति में लोग पेमेंट नहीं करते। आमतौर पर तो लोग पेमेंट कर देते हैं, लेकिन मंदी की स्थिति में वो व्यक्ति भी पेमेंट नहीं करता जो नॉर्मली पेमेंट कर देता, क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहा उसका, वो पेमेंट कहां से करेगा। तो मंदी की स्थिति में बैंकों द्वारा ये प्रोविजन किया गया, मतलब बेसल नॉर्म्स द्वारा ये प्रोविजन किया गया कि 2.5% जो है वो रखना पड़ेगा। और ये पहली बार बेसल 3 में ही इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले ये नहीं था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने समझा कि कुल मिलाकर, अच्छा ये भी T1 से ही रखा जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। कुल मिलाकर 8%, 2.5% और 2%। एक मिनट, हाँ सर ये भी 2.5% है, 2.5%। तो कुल मिलाकर 13%। यानी कि अगर आप 100 रुपए का लोन दे रहे हो, 100 रुपए का लोन दे रहे हो, जिसमें से आपको लगता है कि 20%, 30% का रिस्क है, मतलब आपका 30 करोड़, या मान लीजिए चलिए सिंपल मान लेते हैं 40% का रिस्क है, 40 करोड़ है मान लीजिए, तो 40 करोड़ का 13%, 40 करोड़ का 13% आपको एक तरीके से फंड के रूप में रखना पड़ेगा, ताकि कभी भी आपको अगर पेमेंट की जरूरत पड़ जाए
कभी भी लोन डिफॉल्ट हो जाए, कभी भी ऐसी कंडीशन आए जहां पर बैंक पैसा देने में विफल हो जाएं जमाकर्ताओं का, तो इस कैपिटल से पेमेंट कर दिया जाए ताकि जमाकर्ताओं का पैसा मिल सके और जो सिस्टम है वो डिफॉल्ट ना हो, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम्स को बचाना जिम्मेदारी है सरकार की, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम डूबने का बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों एक और देखिए, यहां तक तो हमने बात की थी एक तरीके से लोगों के, ताकि उनकी रिस्क से बचा जा सके। एक और चीज बनाई गई जिसको बोलते हैं उपलब्धता साधन अनुपात, लीवरेज अनुपात। बेसिकली लीवरेज अनुपात का मतलब है सॉरी, बैंकों के पास मान लीजिए संपत्ति है, पूंजी है 100 करोड़ की, तो बैंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो लीवरेज है, मतलब एक तरीके से लोन जो है वो दे सकती हैं 3000 करोड़ का, मतलब 100 करोड़ के बेस पर 3000 करोड़ का लोन दे सकती हैं, इससे ज्यादा वो लोन नहीं दे सकती हैं। जितना ज्यादा ये होगा उतना ही सेफ माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए, देखिए, अगर किसी बैंक के पास में 10 करोड़ की पूंजी है, तो ऐसा नहीं है कि वो यहां पे लोन, टोटल लोन की बात हो रही है, केवल रिस्की लोन की बात नहीं हो रही, टोटल लोन की बात हो रही है। तो अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ लोन है तो वो 3% ही केवल और केवल लोन दे सकता है। अच्छा, ये 3% 3.3 हो गया, बेसिकली मतलब वही है, आप इसको सही मत मानिएगा, मैंने तो आपको समझाने के लिए बता दिया है। यानी कि बेसल 3 का लीवरेज अनुपात का मतलब है कि जो टीयर 1 पूंजी है, पूंजी कौन सी, टीयर 1 की, यहां पे केवल टीयर 1 की पूंजी की बात कर रहे हैं, और जो कुल संपत्ति है उसका जो रेशो होगा, उसका जो अनुपात होगा वो मात्र 3% ही होगा, यानी इससे कम नहीं हो सकता है। तो बेसल 3 लीवरेज अनुपात पेश किया गया, बैंकों को 3% से अधिक का लीवरेज अनुपात बनाए रखने की बात की गई है। आरबीआई के अनुसार जो डीएसआई बैंक हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक वगैरह है, उनको 4% और अन्य बैंकों को 3.5% रखना पड़ेगा। तो ये तो बात रही लीवरेज की। इसके अलावा तरलता बनाए रखने के लिए बात की गई, तरलता कवरेज अनुपात, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशो। तरलता कवरेज अनुपात बेसिकली ये, देखिए, मान लीजिए किसी के पास, बैंकों के पास पूंजी है, मान लीजिए किसी बैंक के पास दुकान है, मकान है, संपत्ति है, लेकिन उसे बेचने में टाइम तो लग सकता है। पैसा जिसको चाहिए उसको तो आज चाहिए भैया, पैसा, सिंपल भाषा में आज चाहिए तो मतलब आज चाहिए। तो इससे बचाने के लिए बैंकों के पास पर्याप्त लीवरेज रहे, बैंकों के पास पर्याप्त लिक्विडिटी रहे, इसका भी प्रोविजन बेसल नॉर्म्स में किया गया। तो तरलता कवरेज अनुपात बताता है कि बेसल 3 के तहत एक आवश्यक अनुपात है जिसके तहत बैंकों को उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति की एक ऐसी मात्रा रखनी चाहिए जो कि 30 दिनों के लिए नकदी बह प्रवाह को वित्त पोषित कर सके। यानी कि बैंकों के पास इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि 30 दिन तक बैंक के पास अगर कोई विड्रॉल आता है तो उसकी पेमेंट बैंक कर सके। बेसिकली तरलता कवरेज रेशो का मतलब है कि बैंकों के पास 30 दिन तक का विड्रॉ का पेमेंट करने का पैसा होना चाहिए। इसके लिए उसे उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति में पैसा रखना चाहिए, यानी कि कॉल एट मनी हो गया, बैंकों को जो बैंक पैसा देती है, इस तरीके से रखा जाना चाहिए ताकि बैंक को कभी भी एक तरीके से कोई मांगने वाला आ जाए तो 30 दिन तक मांगने वालों की भरपाई की जा सके, इतना लिक्विड उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा एक और रेशो रखा गया जिसको बोलते हैं नेट फिक्स, यहां पे बोलते हैं शुद्ध स्थिर अनुपात, अनुदान अनुपात, शुद्ध स्थिर अनुदान अनुपात। शुद्ध स्थिर अनुदान अनुपात बैंकों को दीर्घकालीन तनाव से बचाने के लिए, जैसे ये तो 30 दिन के लिए है, ऐसे ही लिक्विडिटी बनाए रखने की बात की गई ताकि बैंक 1 वर्ष से अधिक अगर कोई पेमेंट करनी पड़ जाए तो उसकी पेमेंट वो कर सके। तो जो हमारा लिक्विडिटी कवरेज रेशो है वो 30 दिन के लिए बनाया गया। शुद्ध स्थिर अनुदान अनुपात जो है वो 1 साल के लिए अगर बैंकों को कोई आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए बनाया गया। इसका फॉर्मूला है स्थिर मौजूदा फंड अपॉन स्थिर आवश्यक स्थिर फंड, इसका इक्वल इंटू 100। तो 100 का मतलब बेसिकली ये है कि 1 साल तक आप उसका पेमेंट कर सको, इतना फंड आपके पास रहना चाहिए। तो ये, तो दोस्तों एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं कि जो हमारा कैपिटल एडुकेशन रेशो है वो 8% है, और जो कैपिटल एक तरीके से आप कह सकते हो CCR है
वो हमारा है 2.5%, और जो सीसीआर है वो हमारा है 2.5%। इंडिया की बात करें तो इसमें से भी 6% होना चाहिए और 2%। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये 9% है, इंडिया में ये 9% है, जिसमें से ये 7% है और इसमें से ये 2% है। तो दोस्तों ये बेसिकली आपको नॉर्म्स जो है वो याद रखने चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लिक्विडिटी जो है वो 3% इंडिया में भी माना गया है, जो कि बेसल नॉर्म्स 3 भी कहता है। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट है जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।